सर अच्छा सही ये सही है मतलब तुम कंपैरेटिवली सर सर कुछ इजी क्वेश्चन थे पीछे उससे। यस सर सर सैट तो बढ़िया गया सर। सर मैथ का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। यस सर। सर मैट में 33 मिनट सिर्फ। सर टाइमिंग सर 30 मिनट दिया गया सर मुझे तो। सर हर बार की हाँ तरह ऐप सर में कुछ थोड़ा बच्चों के लिए 2 सर घंटे मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम है मैथ 30 मिनट का दिया गया सर। 100 क्वेश्चंस करना तो मुश्किल हो गई थी। सर एक ऐप में हर बार की तरह इस बार भी प्रॉब्लम थी। तो मतलब Okay. टेस्ट में जैसे बहुत Yes, sir. कम टाइम मिल रहा था। सैट में जैसे अगर 1 आवर 27 मिनट्स में खत्म किया तो फिर तो उसमें 33 मिनट्स ही मिले हमें मैट में। मुझे तो ये 30 सर मेरे मिनट्स साथ भी लगे। सेम हुआ है। 13 Okay, you can switch on your video. 200 क्वेश्चन 2 घंटे में। आप सभी लोग अपने वीडियो स्विच ऑन कर सकते हैं। Yes. हाँ अब बताइए। वन बाय वन ओवरऑल कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ओके जो ओवरऑल कंसेप्ट कराया था उसमें कोई प्रॉब्लम, वो सारे क्वेश्चन जो कराया था उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर। नो सर। ओके सभी ने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए सारे? यस सर। सभी का 40 आउट ऑफ 40 हैं? नो सर 38 है। नो सर सर मेरे सर 38 है। 38 तो39 I don't give importance to 38 39 ओके 40 बताओ 40 कौन है? सर 39 सर 40 है। 14 40 40 आउट 40 ऑफ 40 सर 40 पूरा है? यस सर सर Very आप चेक good. कर लीजिएगा सर। वेरी गुड क्लैप फॉर में आहूजा। वेरी गुड। थैंक यू। अरे ताली बजाओ भाई आप लोग। मेरे भी 40 है। आर्यन त्यागी यू आर नॉट क्लैपिंग। चलो यू शुड तो ऑलवेज प्रेज दोस हु आर डूइंग हार्ड वर्क। ओके चलिए बाकी लोग भी कर रहे हैं सो आई होप यू आल्सो विल गेट फुल मार्क्स। फुल मार्क्स अब देखो फुल मार्क्स का मतलब ये नहीं कि यू डोंट हैव मींस इफ यू आर गेनिंग फुल मार्क्स इट्स ओके दैट यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। अगर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे तैयारी नहीं करते या आपके पास नॉलेज है नहीं। होता यह है कि आपको कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपने पढ़े नहीं है तो वो आ जाते हैं, जबकि आपने तैयारी बहुत अच्छे से की बट एक दो क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने पढ़ा नहीं है। तो इससे ओवरऑल फुल मार्क्स से ये जजमेंट नहीं होता है कि आपको नहीं आता, बट ये है कि जिसके फुल मार्क्स आते हैं उनको प्रेज करना चाहिए, है ना? चलिए तो दिस इज व्हाट आई वांट टू try to say. Okay. Apart from that, now we will today start a new chapter in second phase. Okay, a very important chapter for your NTSC as well as CBSE. I might have told you the topic, है ना? Topic बताया था? यस सर नेशनलिज्म इन इंडिया। Yes. Nationalism in India. And I hope, हिस्ट्री। yes, and I hope that most of you have completed this chapter in your school. सर Yes, अब sir. इसमें नो तो ये- सर नो सर नो सर हमारे स्कूल में Yes, नहीं sir. हुआ। सर नेशनलिज्म यूरोप यस सर हो सर गया। स्कूल में चल रहा है अभी और वो भी मैम बहुत आराम आराम से करा रही। स्कूल में Okay. होगा अभी शुरू। मेरे वाले स्कूल में हो गया। Okay, okay. तो I think वैभव विशाल झा के यहाँ हो गया, फिर अश्विन मानक के यहाँ पढ़ा दिया गया है। नहीं सर अभी तो बोला आराम आराम से हो रहा है, हुआ नहीं है। सर हमारे यहाँ भी हो गया सर। सौम्या के यहाँ सर हो हमारे गया। यहाँ तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। सर मेरे यहाँ पर भी हो गया। मेरे यहाँ भी हो सर गया। हमारे यहाँ पे तो स्टार्ट होगा अभी। Okay. सर मेरे यहाँ पर भी हो अच्छा गया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके तो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप आपके यहाँ स्कूल में लगभग अब करा दिया हो गया होगा। यस सर। यस सर टेस्ट में यस आया। हो गया। यस तो सर आप इसे टेस्ट लोग कंफर्टेबल थे जब ये पढ़ाया जा रहा था, तो आप लोग कंफर्टेबल थे विद दैट चैप्टर एट दैट टाइम? यस सर यस सर यस सर। टीचर है सर। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे अपने टीचर्स को? सर सर टीचर भी बहुत अच्छे Yes, sir. क्वेश्चन पूछे गए। क्या कह रहे हैं? सर हमारे तो सिंपल वर्कशीट्स हुई थी ना, इसलिए हमारे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। अच्छा अच्छा। वैसे क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता, ओरल सेशन? सर होता सर है अभी वो चैप्टर रिवीजन नहीं हुई। हमारे स्कूल में होता है। तो आप आंसर देने में सक्षम थे? यस हाँ सर। सर कुछ कुछ देर पूरे कुछ नहीं आते थे। सर लास्ट के 10 मिनट में जो है ऐसी क्वेश्चन आंसर करते हैं। अच्छा चलो ठीक है। स्विच ऑफ योर माइक।
Everyone, mute yourself, everyone. Now today we will start a new chapter in nationalism in history. Okay, the name of the chapter is the nationalism in India. Very important chapter for your CBSE and NTSC, as I told you earlier also. So this chapter, in this chapter, you will overall see the different activities which happened during the period of 1914 and 1935. In between that what had happened, how nationalists fought for the freedom of our country. Okay, so here you will find two important movements: non-cooperation movement, and the second one is civil disobedience movement. ये दो important movements हैं जो कि we will discuss over here. And then we will come to know that how different participants saw this movement, what are the what are their concerns, okay, where their demands were fulfilled or not, okay, what strategy Mahatma Gandhi took in order to fight with Britishers. Okay, so overall we will come to know that how we fought for our freedom. Okay, we studied the rise of nationalism in Europe. We did a little bit the case of nationalist struggle in Indochina. Okay, now in India we will come to know that what perspective was adopted by different Indians or the prominent leaders of India in order to fight with Britishers. Okay, so these are all things that we are going to study. We will first of all start with the period of 1914. So the period of 1914 to 1918 is the period of First World War. very World good. War One. It's First World War. पहला विश्व युद्ध. Yes, the First World War. World War One हुआ था. So in this First World War, you know that there were two powers at that time. Okay, one was Allied power, and second one was Central power. Central powers. Allied power and Central power. Just make me a recall over here. So in Allied power, you will find important countries of Allied powers of Britain, Russia. So Russia was out due to Russian Revolution. Okay, Britain, Russia, USA. Okay, were part of it. The US Now after in 1917. Yes, after 1917. So yes, so in the Central power, you will find Austria-Hungary, Germany, and Ottoman Empire. Okay, so there Ottoman was fight. Empire. हाँ, तो ये prominent मैंने countries बताए जो कि fight करते हैं with each other. So in this First World War, what happened that Britain was from Allied power, was in the group of Allied power, and we were the colonies of Britishers. We were the colonies of Britishers. So what Britain means, what was the reason why Britishers were here in India? So one of the main reason of making colonies by different European countries was to gain more and more profit. Okay, different or profit on different domains. कहीं से रॉ मटेरियल ले लिया, कहीं से लेबर्स ले लिया, कहीं से आर्मी के लिए लोगों को रिक्रूट करा लिया, फोर्स रिक्रूटमेंट. ओके, तो ये ओवरऑल उनका पर्सपेक्टिव था. तो जब ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो इसमें इन्होंने इसका क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाया. यहाँ के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया. ओके, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए यू विल कम टू नो इन कमिंग चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री दैट ब्रिटेन अर्लियर वाज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ creditors, उधार जो देते थे. Now they had become, after this World War One, Britain will become country of debtors. Okay, debtors बन जाएंगे. तो पहले तो ये वॉर लड़ने के लिए they took a lot of money. Okay, a lot of money required. तो ये मनी कहाँ से ये लाते थे? What means which were the resource? Okay, from where they used to extract money. हाँ, तो in colonies, in different colonies. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो फ्रॉम इंडिया दे इंक्रीज नंबर ऑफ टैक्सेस इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर मनी. ज्यादा से ज्यादा पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए दे इंक्रीज टैक्सेस. कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दिया, सेस नंबर ऑफ सेस इंक्रीज कर दिया, सो लैंड रेवेन्यूज वगैरह इंक्रीज कर दिए. तो ये सारी चीजें की. अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्स रिक्रूटमेंट किया. ओके, तो द पीरियड ऑफ 1914 and 1918 इज अ वेरी क्रूशियल पीरियड इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. ओके, तो what Britishers did, so Indians actually cooperated at that time. They thought that we are fighting for Britishers, and when Britain will win this war, Britain will let us go, or will make us independent. So in the good hope, people in India participated in this First World War. Okay,
to gain some benefits from this World War I. But what happened? That overall, what were the expectation was from Britishers went into vain. तो अब क्या हुआ कि इसी जो ये टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड में देखोगे कि इसमें प्लेग एपिडेमिक भी आ जाता है. ओके, व्हाट हैपेंड? प्लेग एपिडेमिक भी आ जाता है. अब आप अगर रिकॉल कर सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वहां पे भी जो ओवरऑल रेवोल्यूशन की जो कारण होता है रेवोल्यूशन का, वो क्या होता है? सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोगों की हार्डशिप बढ़ जाती है. ओके, लोगों की क्या बढ़ जाती है? हार्डशिप बढ़ जाती है. तो हार्डशिप तो वहां पे जब बढ़ी, और हार्डशिप किस फॉर्म में बढ़ा कि उनको सबसे पहला इम्पैक्ट किस पे पड़ता? फूड पे. ओके, बैड हार्वेस्ट हुआ और सब्सिस्टेंस क्राइसिस. हाँ, तो उसके बाद नंबर ऑफ टैक्सेस थे. यस, तो उसमें आपने पढ़ा है. तो यहाँ पे भी यही होता है. एक तरीके आप कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ा रहे हो, सेस बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ सेस बढ़ा रहे हो, फिर उसके बाद आप जो फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उसके बाद बीमारी भी फैल जा रही है, और उसके बाद बैड हार्वेस्ट भी हो रहा है. सो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ रिसेंटमेंट. ठीक है, और मेक और इंक्रीज द हार्डशिप ऑफ इंडियन पीपल. ओके, तो एकदम उबल रहे थे इंडियन पीपल. एंड मीनवाइल इन द पीरियड ऑफ 1915, ओके, 9th of January 1915 में एक मसीहा आते हैं, सो कॉल्ड मसीहा. What was his name? Can anyone Hitler. explain? हिटलर. महात्मा हिटलर. महात्मा गांधी महात्मा गांधी. महात्मा गांधी महात्मा गांधी. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी. सर उस दिन एनआरआई डे मनाते हैं, आपने बताया था. महात्मा गांधी. यस सर. अच्छा आदित्य, मैंने कब बताया था ये कि हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं? When did I taught you this, आदित्य? सर जीएसटीएससी की क्लासेस में, जीके की. सर जीके की क्लासेस में. वेरी गुड. 9th of January 1915. ओके, साउथ अफ्रीका से आते हैं कौन? महात्मा गांधी. That day is celebrated as NRI Day. Write it down somewhere in your copy or notebook which you have made for social science. तो अब 1915 में आते हैं साउथ अफ्रीका से, और वहां पे ये नंबर ऑफ सत्याग्रह, वहां पे उन्होंने सत्याग्रह किया था. वी विल कम टू नो व्हाट दिस सत्याग्रह इज ऑल अबाउट. तो हम लोग अभी आएंगे और समझेंगे. तो वहां से वो कई सारे जो है स्ट्रगल्स वगैरह जीत के आए थे. सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिशर्स को वहां पे साउथ अफ्रीका में जो है अगेंस्ट वो लड़ चुके थे. सो हियर ही वाज वेलकम्ड एज अ लीडर, महात्मा गांधी. तो जब यहाँ पे आते हैं महात्मा गांधी, तो देयर वाज अ ह्यूज स्कोप, देयर वाज अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन इंडिया. तो कोई एक हमारा जो हमारे यहाँ लीडर नहीं था जो कि वेल नोन पर्सनालिटी है. तो हालांकि एग्जिस्ट करते थे, बट महात्मा गांधी का एक एग्जिस्टेंस जो है दूसरी तौर से ही देखा गया यहाँ पे. तो जब यहाँ पे आए जब महात्मा गांधी, तो अपने साथ वो नोबल मेथड लेकर आए, सत्याग्रह. ओके, अब ये सत्याग्रह क्या है? व्हाट इज दिस सत्याग्रह? सत्याग्रह एज द नेम सजेस्ट, ओके, फाइट, सर्च फॉर ट्रुथ. ओके, इट इज फॉर सर्च फॉर ट्रुथ. Means as per the Gandhi ji, if you are with truth, okay, if you are with truth and you know that the injustice has happened with you, so there is no need to do violence. What you need to do is just appeal to the conscience of the oppressor that whatever he or she is doing is incorrect. Okay, you might have आपने देखा होगा एक मूवी आई है महात्मा गांधी पे, हालांकि बहुत सारी हैं, बट एक कॉमेडी टाइप की है, संजय दत्त की है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मूवी? मुन्ना भाई कुछ ऐसे है. मुन्ना भाई. हाँ, तो कहते हैं ना कोई माइंड करो. तो उसमें किस तरीके से दिखाते हैं, कोई अगर मारता है आपके एक गाल पे, तो आप दूसरे गाल उसको आगे करिए, ऐसे वैसे, है ना. तो अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेटर. अब देखो रियल लाइफ में यू ऑल्सो नो that whenever you do a mistake, आप जब भी मिस्टेक करते हो, you know that you had done a mistake. तो अब ये डिपेंड करता है कितने लोग उसको कन्फेस करते हैं और कितने लोग कन्फेस नहीं करते हैं. You know by means your soul knows that okay यार ये तो गलती हो गई है, अब क्या करा जाए, पर नहीं बताएंगे, बोलेंगे नहीं ठीक है ठीक है ठीक है. अंदर से बता रहे हैं गलती है तो गलत हो गया, चलो अब क्या करेंगे, अगली बार नहीं करेंगे. ओके, तो ये क्या करना, रियलाइज कराना. अब कि कोई जो है कि आपको एक थप्पड़ मारता है, आपके तो दूसरा भी मारो, 2 मारेगा, 3 मारेगा, 4 नहीं मारेगा, फिर ठीक है छोड़ो, जाओ. तो this was the mentality of Mahatma Gandhi. Why he adopted this mentality? One of the reason, or as per the historian, okay, India was not capable of a war with Britishers.
Okay, they cannot go build for a war. अगर war होता, लड़ाई होती, so there might be a huge casualties because they had a modern technologies with them. Okay, this was a kind of appeal in which there means you can expect less casualties than in war. Okay, so I think means जो as per the national as per the historians हैं जो कहते हैं कि महात्मा गांधी का यही मेन मकसद रहा होगा. Okay, तो ये था. और ये जो मेथड था एक नोबल मेथड था सत्याग्रह. तो सत्याग्रह is very important for your examination. So he did 3 satyagrah. Okay, prominent satyagrah. Okay, one was in the year 1916, second 1917, third in 1918. Okay, 1916, 1917, 1918. Is this clear? So 1916, the period of means the satyagraha was known as Champaran Satyagraha. This satyagraha was against indigo plantation. Yes, sir. किसके against था? Indigo plantation. Indigo plantation. Okay, and 17 was for Kheda. Okay, Kheda land revenues के against we will come to know. Kheda is in Gujarat. And the third Excuse one me, is sir. Ahmedabad mill, cotton mill strike. Okay, तो यहाँ पे we will start. Excuse me, sir. हाँ, हमारे सर आपके बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा. Are you sure? I don't think so that there is any background noise in at my place. No, sir. No, sir. Yes, sir. Your voice Are is you sure? clear. सर बीच बीच में एक बच्चे की आवाज Sir, सी your आ रही है, voice- बस वही है. ये तो थोड़ी सी आ रही है बस, वरना सुनाई दे रहा है ऑडियो. Yes, हो सकता है आसपास का हो. ठीक है. So there are some loopholes in work from home. Okay. तो चलो आपको क्लियर हो रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है. अगर कोई आवाज Yes, sir. जो ये सर आवाज 1918 का बता रहे थे वो नहीं आ सुनाई दिया रहा. था मुझे. 1918 वाला. अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक. ओके, अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? Nationalism in India. Nationalism in India. Nationalism in India. Nationalism in India. The name of chapter is Nationalism in India. Okay, so nationalism in India time period 1914 and 1918. तो ये 1914 1918 period of World War I. तो आप लोग इस पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो? Can you prepare a short notes on this? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार तभी आइडिया दे देना. आप बताओ. सर इस पे World War I means the very first paragraph of this chapter. ट्राई करेंगे. हो जाएगा. और you want me to write some important facts and figures? कर लोगे एक सभी से लिख लोग? दो तो तब भी एक बार बता देना. Yes, sir. Very important facts लिख भाई. चलो लिख. देखो अब तरीका ये है सोशल का कि अगर एक बार अगर शुरू कर दें, ठीक है, तो लेक्चर से भी आपकी क्लासेस ओवर हो सकती हैं. बस सिर्फ लेक्चर देते जाएं और खत्म हो जाएंगे क्लासेस. बट उससे आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखना होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. अदरवाइज अब देखा जाए तो सोशल में लोग कहते हैं अरे इसमें समझने का क्या है, इसको तो ऐसे याद कर लेंगे हो जाएगा. बट दे आर नॉट अवेयर दैट all of things which had happened in history, है ना. तो it had been means it had happened in a chronological order. एक इवेंट हुआ उससे जुड़ा हुआ दूसरा होता है, दूसरे से तीसरा, एक कड़ी बनी हुई है. Okay, though you are not studying the entire blockchain, okay, or the entire chain of events, but still you should know that how it took place, है ना. Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So write it down. Yes, sir. Was First World War. Okay. 1914 1918. In India, new economic and political situation was created.
due to this First World War. डिफेंस में ज़्यादा पैसे लगे और हम ब्रिटिशर्स डिफेंस में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं फिर it was done for increasing number of taxes. Custom duty increase हो गया, income tax introduced, ये हुआ. Prices increase. यार द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी जो बेसिक नीड्स के चीजें थी, स्टेपल फूड्स थे, उनके भी प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, है ना? प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं और एसेंशियल क्वांटिटी. किसी का टोटल हिंदी में तो नहीं है, किसी बच्चे का टोटल हिंदी में. सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है. आपका बैकग्राउंड वॉइस आ ही रहता है बहुत मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे के सोशल है. हाँ, आई थिंक कंस्ट्रक्शन वर्क का आपको आवाज आ रहा होगा, है ना? यस सर. किसी के सोशल हिंदी में तो नहीं है आप में से? यस सर मेरी है. कोई दिक्कत हो रहा है आपको? क्या नाम है आपका? समाही नागर. हाँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? नो सर. समझ में आ रहा है जितना मैं बता रहा हूँ? यस सर. कोई दिक्कत हो तो बताना. ओके सर. तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, इससे क्या होता है? हार्डशिप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपने से इस पे नोट्स बनाएंगे. ओके. फिर इसके अलावा Shall I rub this one? Yes, sir. यस सर. Yes sir. बहुत समझ ले रहा है. लिख लो, आगे लिख लो, इसके नीचे लिखो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. जो मैंने भी लिखवाया उसके नीचे लिखो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. ओके.
पोस्ट रिक्रूटमेंट वाज डन। फिर उसके बाद 1918 और 2021 में क्या हुआ था? 1918, 19 और 2021 में क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर, वेरी गुड। और एपिडेमिक। हाँ, प्लेग एपिडेमिक। सर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। क्रॉप फेलियर। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। मतलब ओवरऑल सिचुएशन ग्रीन होते ही चली जा रही है। ओके, टैक्स भी दो, क्रॉप के प्राइसेस, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस भी बढ़ा दे रहे हैं, क्रॉप भी फेलियर हो जा रहा है, बीमारी भी फैल जा रही है। अब देखो इस समय बीमारी फैली हुई है ना, क्या हाल है लोगों, सिर्फ बीमारी फैलने की वजह से लोगों के परेशानी कितनी बढ़ गई है। और उसी समय सोचो क्रॉप भी फेल हो जाए, गवर्नमेंट कहते हैं कि जो हम अनाज अभी आज दे रहे हैं आज के डेट में वो नहीं देंगे अब, तब सोचो कितनी लोगों की हार्डशिप बढ़ेगी। अब देख रहे हो ना, गवर्नमेंट जो है अनाज दे रही है, चावल है, गेहूं है, आपने सुना होगा, मोदी टाइम टू टाइम आते हैं बताते हैं। यस सर, चावल गेहूं दाल। हाँ हाँ, तो इस तरीके से अगर ये भी ना रहे और उस पे से कहते टैक्स भी देना जरूरी है, तो सोचो लोगों के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यू विल प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स ऑन दिस। ओके फॉर एवरीवन, ये पैराग्राफ ओके है? Yes sir. Yes sir. Yes. Now we will move to a important point, सत्याग्रह, very very important. सत्याग्रह। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज ट्रुथ? Anybody? Any idea what is truth? If someone asks you. Sir, Sir, there is need to start सत्य, सच। तो सच, सत्य which is not अरे मैंने ट्रांसलेशन नहीं पूछा, मैंने पूछा ट्रुथ क्या है, which is not a lie. which is not reality। A lie. for truth। conjugate pair वाला concept है। रियलिटी है। reality क्या है? Actual world. The thing that is actually happening around us। बताओ, हैपनिंग जो है वही रियलिटी है। हो सकता है तुम्हें वो दिखाया जा रहा है, तुम्हारा ये इल्यूजन है, ऐसा भी तो लगता है। आंखों देखा हमेशा सही नहीं होता। सर ट्रुथ का मतलब सच्चाई होता है। कैसी सच्चाई? सच्चाई होता क्या है? सच्चाई कह रहे हो? Sir, जो which has been done in the past। सर वो चीज जो सबको सर फैक्ट which has been done in the past। सर जो यूनिवर्सल हिस्ट्री में सर जो हुई है सर वो। सर फैक्ट। सर हाँ सर गूगल में मैंने सर्च करा, इसमें लिखा था कि द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू। व्हाट इज ट्रू? सर ये क्या? cannot to be explained। ट्रू एक्सप्लेन कर लो, ये भी सर्च करो गूगल पे, ये व्हाट इज ट्रू। सर द अकॉर्डेंस ऑफ द फैक्ट और रियलिटी, इन अकॉर्डेंस। ओके चलिए, सो ट्रुथ क्या है? डू यू वांट टू हियर व्हाट इज ट्रुथ? यस सर। ओके, yes sir. ट्रुथ इज एक्चुअली अ बिलीफ। ओके, अ बिलीफ जो कि आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पे अब ये ट्रुथ वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, तो ट्रुथ मतलब जैसे कि आप लोगों ने बताया सच्चाई, तो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग मिल के मानते हो कि ये बात सच है, तो वो बात सच है, दैट इज ट्रुथ। ओके, इट ओनली डिपेंड्स ऑन बिलीफ। अब कुछ ट्रुथ तो ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सली सभी मानते हैं, और उसको कह देते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। नाम सुना है? यस सर। Yes sir. सनी इसमें हाँ, तो ये राइजेस इन द ईस्ट। हाँ, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी ने ये मान लिया है कि ये ट्रुथ है, ये है नहीं। क्या सनराइजेस इन द ईस्ट होता है क्या? No sir, वो तो अर्थ रोटेट सब होता है। हाँ, नो सर। तो वो एक बिलीफ है जो कि वेरी करती है। सोसाइटी टू सोसाइटी भी ट्रुथ वेरी करता है ना? तो इसीलिए कहा महात्मा गांधी ने, देयर इज अ नीड फॉर सर्च फॉर ट्रुथ। ट्रुथ को हमेशा सर्च करो। ट्रुथ किसी को पता ही नहीं है। एक्चुअली एक बार महात्मा गौतम बुद्ध से भी पूछा गया कि व्हाट इज ट्रुथ,
So he was blank. He didn't reply this answer. तो आपको ऐसा जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए व्हाट इज ट्रुथ, बस आप लोग जानते रहिए कि होता क्या है। तो सत्याग्रह जो इन्होंने स्टार्ट किया था, नोबल मेथड, तो सत्याग्रह वाज अ नोबल मेथड ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया रिटर्न होते हैं कहाँ से? फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। टाइम पीरियड 1915, 9 जनवरी। We celebrate this as NRI Day. NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। इंडियन। सर ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ ना सेलिब्रेट करना एनआरआई डे। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने रेसिस्ट रिजाइम से अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी थी। आप जानते हैं अपार्थाइड रिजाइम वगैरह, याद होगा आप सभी को, पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में। यस सर, इंग्लिश में भी था। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह का आइडिया क्या है? ये एम्फसाइज करता है power of truth. It emphasizes the power of truth and the need search for truth, और नीड कि हम क्या कर सकते, ट्रुथ को सर्च कर पाए। ओके, तो डू यू वांट मी टू राइट द एंटायर थिंग और विल यू राइट इट बाय योर ओन? नोट तो नहीं है सर, पॉइंट में छोटा हम लाइन कर लेंगे। सर मेरा मतलब मैं नहीं बता सकता आपको कंफर्म होके कि मैं करूंगा ही करूंगा, भूल जाऊंगा सबसे बड़ी बात। चलो लिख लो। Sir, done. Okay, no need to do violence. Okay, should I? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 2 मिनट वेट करिए। Okay, तो
Without doing violence, a satyagrahi can win the battle. सर posthumously. So you might be following Hitler, okay? कोई बात नहीं, तो अलग अलग ideology है, okay? Perspectives हैं. अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यही पूरा सही है और ये ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये पूरा तरीके से गलत है. Okay? So I think I had told you that means we need a balance of everything. मैंने कभी बताया कभी कोई प्रॉब्लम हो, so what you need to follow? You need to follow a middle path. बताया कभी? सर मिडिल पाथ याद होता है. सर बताया सर लास्ट क्लास में बताया था. चलो ये मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग लिखोगे. Okay. So this can be done by appealing to the conscience of the oppressor. तो realize करा दो जो भी ये गलत कर रहा है. तो 3 prominent सत्याग्रह happened and ये तीनों क्या थे? Successful थे. Okay, चंपारण 1916 में दिया as per your NCERT. Okay, it was done in 1960. But as per the case, you will find that it had happened actually in 1970. But कोई बात नहीं, whatever NCERT says, you have to follow that. हाँ? सर एनसीईआरटी में 1917 ही लिखा है मेरी में, सर चंपारण. तो what आपका NCERT ही है? Are you sure? यस नो सर. सर 1916 लिखा है. सर मेरी एनसीईआरटी में भी 1917 ही है. Okay, new edition है. सर न्यू Yes, बुक sir. में 1970. यस सर. ये सर न्यू बुक में 1917 ही है. यस और फिर चलो तो हो सकता है मैंने करेक्शन कर दिया. 1916 है मेरा सबसे लेटेस्ट वाली. सर वैसे पुरानी एनसीईआरटी में भी लिखा नहीं है 1960 में सत्याग्रह हुआ था. उसमें लिखा है कि गांधी जी ने इंस्पायर किया था पीजेंट्स को. हाँ, फॉर चंपारण सत्याग्रह उसमें ये लिखा है 1916. वो जो है चंपारण जाते हैं और लोगों को स्ट्रगल के लिए कहते हैं अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम. ओके, तो सर ने 1917 में इंस्पायर किया ना. 1917 में ये सत्याग्रह होता है. चलो वी विल लुक आफ्टर दिस. 1917 एक्चुअली मेन सत्याग्रह का टाइम है चंपारण का. तो ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो इट वाज अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन. अब क्या होता है, आप लोगों ने इंडिगो नील के बारे में सुना होगा, फिर उसके बाद आपने 9th में ये भी पढ़ा होगा. एक और भी था इंडिगो के अलावा, और क्या उगाने के लिए वो करते थे? ओपियम है ना, ओपियम इंडिगो. तो ये खेती नहीं करवाते थे, नॉर्मल बीट चावल ये सब पे जोर न देके वो कमर्शियल चीजों को ज्यादा करते. स्पेशली दे हैड अ ट्रेड विद चाइना. चाइना वालों को ओपियम खिलाए, उनसे चाय खरीदते थे और उसको लंदन बेचते थे. याद है आप लोगों को? 3-way जो क्या होता था, ट्रेड होता था, ट्रायंगुलर ट्रेड. तो यहाँ पे जो है ये अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन था. इसको लिख लो अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन. 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. खेड़ा गुजरात में कराते हैं सत्याग्रह. ओके, तो खेड़ा गुजरात में अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू. इट वाज अगेंस्ट लैंड. क्रॉप फेलियर हुआ था, ठीक है, और एपिडेमिक के कारण लोग वहाँ के लोग चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू हो उसमें रिलैक्सेशन मिले. सर खेड़ा कब हुआ था? 1917. तो सर 1917 में चंपारण भी हुआ था, ये भी हुआ था, दोनों एक साथ हुए थे. हाँ, तो ये क्या 2020 एक दिन का होता है? उसमें 365 दिन होते हैं ना सर. तो एक ही साल में 2-2 बार कर दिया. हाँ, पीजेंट वांटेड. हाँ, पीजेंट वांटेड रिलैक्सेशन इन रेवेन्यूज. 1918 में हुआ.
अहमदाबाद, कॉटन मेल वर्कर, इनके भी अपने डिमांड्स थे, इनको प्रॉपर वेजेस वगैरह। वर्कर की क्या डिमांड होती है? वेजेस और जो स्ट्राइक्स वगैरह हैं या जो वर्किंग आवर्स है उसमें रिलैक्सेशन, ये भी क्या था, सक्सेसफुल था। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया गया। सर सर हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर तो फिर एनटीएससी में अगर आया तो सर हम 1916 पे टिक करेंगे या फिर 1917 पे? 1960 अब देखो, अब 1960, 1917, 1918 और उसमें दिया 1919 और उसमें फिर ऑर्डर में लिखा है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और रॉलेट एक्ट। तो जो आपकी किताब में लिखा है एज पर दैट यू विल गो विद 1916 ना, एक सर ऑप्शन पर पे। अब 1917 दिए तो हम करे क्या फिर? अब देखो, जब खेड़ा और चंपारण है, दोनों है और 2 बार 1917 दिया है, तो ऑब्वियसली 1917, 1917 बोथ द केसेस। ओके, बट एक में दिया 1916, एक में दिया 1917, तो यू विल गो विद 1916, चंपारण 1916। अब हुआ क्या, अब देखो ऐसा अगर होता है इन केस और आप सोचते हो कि आपके नंबर कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, because it is written in NCERT that in 1960 he went to Champaran to in order to organize a satyagraha. Okay, so on that basis you had ticked that answer. Okay, nowhere in the book it is written that it happened in 1917. So somewhere the data of 1916 has been written over here. So as per that you are marking the answer. So state of confusion. So in this case, whatever written in book will be given privilege. Okay, though you will find in your geography book 1917 that they had mentioned 1970. So probably yes. Okay, तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर वो क्वेश्चन ऐसा नहीं देगी ना जिसमें क्या? सर वो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देगी ना जिसमें कॉन्सेप्ट हो रहा है कि 1917 बिल्कुल बिल्कुल, अगर आ भी जाता है तो उसमें बोनस मिल जाता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? यस सर डाउट है? नो सर, क्लियर है। नो सर कोई डाउट नो सर। मैं सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, सभी बच्चों को आप आंसर करो। नो सर सर नो सर नो सर। सच है, अहमदाबाद वाला उसका एम समझ में नहीं आया। अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स में वही रिलैक्सेशन फॉर वर्कर्स था इन वर्क, बेटर वेजेस था और उनके जो है पेमेंट से रिलेटेड था। ओके, स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे थे तो उसको रिलैक्स करवाया, उनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कहा। और उस समय अब आपने रशियन रेवोल्यूशन अगर पढ़ा है तो आप जानते हो कैपिटलिस्ट का मेन मोटो क्या होता है? टू प्रॉफिट गेन To earn more and more profit. to gain more and more profit. more and more profit. So how they will do, how they will maximize their profit? कम से कम काम, अरे ज्यादा से ज्यादा काम कराना और कम से कम पैसे देना, है ना? चलो, यस सर समझ में आया? अब आते हैं रोल। Now we will move to the next point. Rowlatt Act. इस पे आएंगे। Excuse me, sir. Yes. Sir, there is a question that what did Mahatma Gandhi mean when he said Satyagraha is active resistance? The Rowlatt Act. Yes. What is the question? Active resistance. So, yes, sir. It is said of passive resistance. Here in a source say. एक्टिविटी में ही क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक्टिविटी के क्वेश्चन कह रही हो ना? Yes, sir. तो वो एक्टिव है या पैसिव है? So active. सर एक्टिविटी में एक्टिव है और सोर्स में पैसिव है। नहीं सर, सोर्स में भी एक्टिव ही लिखा हुआ है सर। नो सर, पैसिव है। नहीं, उसमें Okay, okay. ने बोला था कि अच्छा, ठीक है। I'll let you know. What's your name? Sir, Nandini. Nandini, isn't it? Yes, sir. Okay, Nandini, hold on. I will let you know. Okay.
तो अब इसमें लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, रॉलेट एक्ट जो मैं बता रहा था। तो रॉलेट एक्ट में अब देखिए हुआ ये दैट द पीरियड इज ऑफ 1940 1918 1940 1918 का पीरियड है, हार्डशिप है, आपको मैंने समझाया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। आफ्टर 1918 here the people in India thought that now the time has come that British should grant us some concession, okay, after this World War One, okay। So देखा तो उनको कोई भी कंसेशन ग्रांट नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स। एक्चुअली वो करते क्या है कि वो और भी ज्यादा हार्डशिप बढ़ा देते हैं, और भी रेवेन्यूज वगैरह बढ़ा देते हैं, और किसी को हरिडली बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ पाया गया, ओके, सो दैट पीपल विल बी डिटेन्ड फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। अब आपने ये पढ़ा है कि ट्रायल, आपने ये पढ़ा है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है, ओके। यस सर। फिर इसमें यहाँ पे इन्होंने कह दिया 2 साल तक कुछ नहीं ऐसा होगा। तो इट वाज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस। महात्मा गांधी एंड द कांग्रेस मैन वेयर यू आर नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर आपकी आवाज कट रही है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। मे बी सर का नेट ऑफ हो गया। यार तुम लोगों को बस एक पुश चाहिए, बस चैट करने के लिए, नहीं। दो दो मैसेज दिए थे मैंने, उसके रिप्लाई में 30 से ज्यादा मैसेज आ गए। गुड इवनिंग सर। हेल्प करो, तुम ऐसे कर रहे हो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर यू आर ऑडिबल। यस सर यू आर ऑडिबल। यस सर यू आर ऑडिबल। आपने फोन तो ज्वाइन करा है। मैं ये बता रहा था, माय वीडियो इज ऑडिबल विजिबल टू एवरीवन। बोथ ऑडियो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। यस मैं ये कह रहा था कि इसमें रॉलेट एक्ट में हर्डली पास हो गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और कांग्रेस इनकी जो है अगेंस्ट है।
congressmen were against this act. Okay, that it is an unjust act. Why you have passed it? So let have some discussion, debate on this. Okay, so Mahatma Gandhi decided that we will launch a civil disobedience against this. What is civil disobedience? That civil are now not obedient; they are disobedient. Okay, civilian will become disobedient. It means that they will break the law. So No sir, this- non-cooperation movement na. wait for a while. Listen, whatever I'm saying, Aditya. Okay sir. He decided to launch civil disobedience movement, which will be begin with an hartal, which he scheduled on 6th of April 1919. Okay, तो एक हड़ताल को जो है कि उन्होंने डिसाइड किया था 6th of April 1919. तो हुआ क्या कि जब उन्होंने देखा, Britishers when saw that there will be a unrest, okay, there will be an unrest. So what they did, and there will be a obstacle or hurdle in overall transportation and communication. तो उन्होंने brutal repression किया, लोगों के ऊपर जो है लोगों को पीटा, रिप्रेस किया, दबाया. ओके, तो अब इसमें हुआ क्या कि लोग भी उसका रिटेलिएशन कर रहे थे. ओके, लोग क्या कर रहे थे, उसको रिटेलिएट कर रहे थे. इस रिटेलिएशन में ये देखा गया कि वहां पे जो है कि कुछ लोग गुस्से में आकर क्या करते हैं, पुलिस वगैरह और बाजार, पुलिस चौकी वगैरह और बाजार वगैरह में क्या करते हैं, तोड़-फोड़ मचाते हैं. चोरी चोरा कहते हैं. नॉट चोरी चोरा. लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, वैभव. तो वहां पे तोड़-फोड़ जो है हो जाती है. तो इससे जो है कि जो हेड थे, ओके, वाइसरॉय, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा है, लेट्स इनैक्ट मार्शल लॉ. आप में से कई लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, है ना? तो व्हाट इज मार्शल लॉ? कैन एनीवन ऑफ वैभव विशाल झा? Yes sir. व्हाट इज Sir. मार्शल लॉ? Sir, martial law is a kind of emergency in which nobody is allowed, in which all the people are deprived of their basic rights and nobody is allowed to go out of their home and move on the streets like that. Okay. Anybody else? Sir, rule of police means police are out on the streets and people are not allowed to gather. Okay. 4 से Any other point? किसी और बच्चे का और कोई पॉइंट है? ओके, तो मार्शल लॉ का मतलब ये है कि दैट लॉ एंड ऑर्डर विल नाउ बी इन द हैंड ऑफ मिलिट्री. किसके हैंड में होगा? मिलिट्री में. द हेड ऑफ द मिलिट्री और द जनरल विल टुक ओवर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मिलिट्री के हैंड में पहुंच जाती है. तो व्हाट हैपेंड, हु वाज द हेड एट दैट टाइम? जनरल डायर. So General Dyer was very strict. So martial law was enacted in the whole of Punjab, particularly in Punjab. तो हुआ क्या कि on 13th of April, 10 तारीख को, तो वहाँ पे वो बाजार में आपने पढ़ा कि तोड़-फोड़ हुआ, वगैरह. फिर 13 अप्रैल में कुछ लोग आते हैं बैसाखी मनाने, कुछ लोग आते हैं जो है कि बैसाखी मनाने, कुछ लोग आते हैं ये जो अनजस्ट लॉ पास हुआ था इसके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. बट जो भी थे वो अनार्म्ड थे. आते हैं कहाँ पे? जलियनवाला पे. कहाँ पे आते हैं? जलियनवाला बाग, जो कि अमृतसर में है. तो वहाँ पे बैसाखी मनाते हैं और कुछ लोग जो है कि इस पॉलिटिकल बात पे बात करने की, ये जो पास हुआ है हरिडली रॉलेट एक्ट कैसा है, ओवरऑल इसका. तो जनरल डायर को पता लग जाता है. तो व्हाट ही डिड, वो जाता है जलियनवाले बाग का जो भी एग्जिट पॉइंट है उसको सील करता है, क्लोज करते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं ऑन द क्राउड, ओवर द क्राउड. ओके, वो लगभग 300-400 लोगों के उसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. एज पर द 12th NCERT यू विल फाइंड 400 पीपल वर डाइड, ओके, ड्यू टू दिस. तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, पर द NCERT आई एम सेइंग दिस. तो hundreds of people, as per your book it is hundreds of people were killed in this Jallianwala Bagh incident. ओके, तो ये तो अनार्म था, वो भी आपके ऊपर अटैक कर नहीं रहे थे. आपने क्यों किया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? व्हेन इट वाज आस्क्ड बाय जनरल डायर, ही सेड that I want to teach these satyagrahis a lesson that if you will go against Britishers or this government, then you will have to face the consequences, and the consequences will be like this, like that of Jallianwala Bagh. तो एक lesson teach करना चाहते, terrorize करना चाहते थे लोग, अंदर awe means डर पैदा करना चाहते थे. So that was the reason, that was the reply which was given by General Dyer.
तो इससे नाखुश होकर दिस जनरल जलियांवाला बाग इंसिडेंट को देखकर लोग बहुत नाखुश होते हैं, बहुत लोग दुखी होते हैं। महात्मा गांधी सरेंडर्ड केसरे हिंद टाइटल, रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड which title? Knighthood title. Write it down somewhere in your notebook due to this जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ओके, वो लोग सरेंडर कर देते हैं। ये क्या बात हुई, इस तरीके से कोई करता है? तो दिस हैपेंड इन जलियांवाला बाग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. Yes sir. सर मतलब समझ में नहीं आया सर, वो सरेंडर कर देते हैं। क्या हुआ? सर मतलब समझ में नहीं आया उसका, वो जो आप बोल रहे हो सरेंडर कर देते हैं। टाइटल केसरे हिंद कहा जाता है। महात्मा गांधी को केसरे हिंद को टाइटल मिला था, ब्रिटिशर्स ने दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला था। These are the titles. सर आप हल्का सा तेज बोल दो प्लीज। अच्छा वेट करो, मैं कह रहा हूँ नाइटहुड का टाइटल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, तो उन्होंने वो सरेंडर कर दिया कि आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ टाइटल, यू पीपल आर नॉट गुड, यू फायर्ड एन अनआर्म्ड असेंबली ऑन एन अनआर्म्ड असेंबली। ओके, केसरे हिंद बुलाते हैं महात्मा गांधी को। कौन सा सरेंडर किया था? यस सर महात्मा गांधी ने कौन सा टाइटल सरेंडर किया? केसरे हिंद। रुको रुको, मुझे व्हाइट बोर्ड पे लिखने दो। वेट, लेट मी राइट ऑन दिस, राइट दिस ऑन व्हाइट बोर्ड। वेट फॉर अ व्हाइल। फिर से सर तो लेफ्ट होता है भाई, लेफ्ट किया है। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। Yes sir. Yes sir. Yes sir. यस सर। ओके ओके। Yes. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस Yes. सर। Yes sir. Yes sir. यस सर। यस सर। तो मैंने आपको बताया ठीक है। महात्मा सर रॉलेट एक्ट के नोट्स नहीं नोट्स हमें खुद बनाने हैं। हाँ, महात्मा सर गांधी ब्रिटिशर ने एक फ्रीडम फाइटर को वो टाइटल क्यों दिया था महात्मा गांधी को? डिटेल में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, बट वो सराहना करते हैं लोगों को टाइटल देकर। सर वो नहीं पूछ रहा। हाँ। सर ब्रिटिशर वो गांधी जी तो फ्रीडम फाइटर थे, तो फ्रीडम फाइटर को ब्रिटिशर ने मेडल क्यों दिया? फ्रीडम फाइटर को ब्रिटिशर्स, अब देखो ये सब तरीके थे लुभाने के उनके, ओके, कि आप हमारे अगेंस्ट मत जाइए। नाइटहुड का टाइटल दे दिया रविंद्रनाथ टैगोर को, ओके, पहला नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है एशिया में, याद है आपको? सर मालूम है? गीतांजलि में मिला था सर। हाँ, तो ये सब तरीके थे उनके लुभाने के, ओके, कि अगर हिंदू में देखा जाए तो महात्मा गांधी है, let him join this British campaign, ओके। अब जो है ब्रिटिशर्स के साथ हो जाए, ब्रिटिशर्स के पास आने, क्योंकि इनके फॉलोअर्स बढ़ गए थे महात्मा गांधी के, ओके। और महात्मा गांधी was actually a philosopher, okay, he had a lot of knowledge, he was a barrister। अब ब्रिटिशर्स को जिससे डर लगेगा उसी को तो टाइटल देंगे कि लो टाइटल लो, हमारे साथ रहो, हमारे अगेंस्ट मत जाओ। लॉट ऑफ, okay, there is a history on this, okay, so in layman term I am just explaining the overall concept। समझ में आया? यस सर। तो व्हाट हैपेंड जब ये टेरर ऑ का हुआ, तो अब यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, लोगों ने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट, लोगों ने जो है क्या ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस पे तोड़ शुरू कर दी सभी लोगों ने। ब्रिटिशर्स ने भी उसका जो ब्रूटल रिप्रेशन किया, ब्रूटली लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। और कहीं पे बॉम्बिंग, गुजरनवाला, आई हैव हर्ड द नेम, गुजरनवाला, पंजाब, वहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह भी की।
अच्छा, इसमें जब ब्रूटल रिप्रेशन किया तो ब्रिटिशर्स ब्रूटल रिप्रेशन करते हैं तो इसमें लोगों को कहते हैं कोड़े मारते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप जो है रेंगो जमीनों पे, फिर कहते हैं कि आप सलाम करो, सलाम साहब, जब भी देखो तो सलाम करो। तो इस तरह के हरकतें वो करवाते हैं इंडियन से, ठीक है। ये इस तरह का उनका रिप्रेशन था। कुछ जगहों पे तो उन्होंने क्या कर दी, बॉम्बिंग वगैरह, या फिर जो कह सकते हो आप ये फायरिंग भी कराई, ठीक है, अनआर्म्ड के लोगों के फायरिंग कराते सर थे। फ्लॉग्ड मतलब? वही कोड़े मारना। ओके सर। ओके, तो यही इस तरीके से ब्रूटल रिप्रेशन करते हैं। तो गांधी जी वाज वेरी अपसेट बाय दिस, ओके, कि व्हाट मींस दिस इज नॉट द वे द सत्याग्रह शुड बी डन। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन, टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अब इसने किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ये एक्टिव एंड पैसिव रेसिस्टेंस, किसने पूछा था? नंदिनी, नंदिनी, आर यू देयर? Am I audible to everyone? Yes sir. Yes, sir. You are audible. So active and passive resistance. अब देखो, सत्याग्रह को माना जाता था, I think when Nandini will come to rejoin, or if she is hearing, so the answer is that अब active resistance क्यों बुलाते थे? Though it was a means लोग बुलाते थे passive resistance, means weapon of weak. If you don't have anything, just say that I am satyagrahi. Okay, so Gandhi ji used to say that this is not a passive resistance. Actually, it is an active resistance. आप क्या कर रहे हैं? बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी को मारे, आप क्या कर रहे हैं? अपनी बात रख रहे हैं। आप लोगों से कह रहे हैं कि फाइंड आउट व्हाट इज ट्रुथ, क्या सही है क्या गलत है, आप खुद जस्टिफाई करो। ओके, तो आपको खुद जब जस्टिफाई करोगे, आप खुद सोचोगे समझोगे, देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज ट्रुथ एंड व्हाट शुड बी डन. So this is not a passive resistance, actually it is a active resistance. So when you will go through the source, you will find the answer mentioned over there. But why Mahatma Gandhi called it as an active resistance, but the rest people used to call that this is an passive resistance. अभी किसी ने कहा भी, meanwhile when I was teaching that sir posthumously, है ना, किसी ने कहा posthumously. So this is not the case. Okay, if you are not fighting, it doesn't mean that you are a coward. So intelligent people don't fight. Okay, and I have told you that where I told you, yes, I taught you in power sharing also. Okay, and power sharing I taught you that how Belgium accommodated diversity, whereas Sri Lankans went for a war, a civil war. Their human development index is good. Okay, but due to this civil war, it means we can expect a more HDI for Sri Lankans. Okay, a good HDI for Sri Lankans. So whenever means violence is not a solution of everything. Okay, अब आज के डेट में today you can find that a lot of people means few countries have nuclear weapon. Okay, अगर किसी एक ने भी nuclear weapon चलाते हैं तो huge destruction होगा, mass destruction होगा, and that destruction we had viewed in the year 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945. यस सर, आज ही का दिन। आज ही का दिन। आज ही का, आज तो 5 है। यस सर। सर आज अरे वाह, सर 6 है। चलो, तो समझ में आ रहा है ऊपर आज के दिन हिरोशिमा में ना। हाँ, तो समझ में आया ऊपर हम क्या है? यस सर। यस सर। चलिए, तो we will do a reading portion, then we will come to the point. Okay, so who will read now? कोई वैसा बच्चा जो अभी तक पढ़ा नहीं है कभी भी, I think should take initiative. I don't know all of you. हाँ बताइए, नाम बताइए। भव्य भाटिया। भव्य भाटिया, yes you can. From starting? हाँ, nationalism in India. From the second page you should start. We will not do this first one. First one आपने घर पे कर लीजिएगा इसे. Read it out. As we have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with formation of nation states. It is also meant a change in people's understanding of who they were and what defined. Wait. You have to start from the First World War, Khilafat and non-cooperation.
The First World War lasted Your voice is not audible. आपकी आवाज audible नहीं है. In the year after 1990, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? First of all, the war created a new economic and political situation. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. To the war years Underline all this fact. Sorry, sir. Underline all these facts. I'm saying to all. Through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. Then, in 1918 to 1919 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortages of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemics. People hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. The idea of Satyagraha. Okay, is this clear to everyone? बता दिया है ये पैराग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब कौन पढ़ेगा? आदित्य सिन्हा. आदित्य सिन्हा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पढ़िए. The idea of Satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. Mark it as very, very important. Though I had made you write this, but still, underline karo sab kuch. Yes, continue. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being addressed, a Satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth, instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. Okay. After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movements in various places. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Then, in 1917, he organized a Satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat, affected by crop failure and a plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a Satyagraha movement amongst cotton mill workers. Clear है सभी को ये सारे points? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now who will read? Yes, sir. Sir, me. What's your name? Sir, Yash. Yes, पढ़ो. The Rollout Act.
Emboldened with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to repress political अंडरलाइन करते जाओ. activities You will and prepare wait. Yes, you will prepare a short notes on Rowlatt Act. Okay, this is also important. Yes, sir. Okay, sir. and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience act such unjust laws, which would start with the Hartal on 6 April. Rallies were organized in various cities. ये समझ में आया सभी को? हड़ताल 6 अप्रैल बताया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, continue. Hartals were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, and railway stations. Martial law was imposed, and General Dyer took command. Yeah, रुको. Is this clear to everyone? कोई line किसी को कोई Yes, sir. problem? Yes, sir. Yes, sir. मतलब clear है ये कह रहे हो ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Continue. On Yes, 13 sir. April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had to come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Underline कर रहे हो सब. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. As the news of समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ये सब पढ़ा दिया है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Continue. Yes, sir. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and attacks on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salute to all sides. People were flogged, and villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. समझ में आया? Is this clear to everyone? Yes, sir. ये बच्चे को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ना. अब किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो. Otherwise, I will start the next one. Okay. सर भी एमके गांधी ने दो No, sir. मूवमेंट्स एक तो सत्याग्रह और दूसरा रॉलेट एक्ट के लिए सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट कोई मूवमेंट नहीं था. मींस रॉलेट एक्ट वाज अ लॉ. Okay, so Mahatma Gandhi want to stop that law or to means recall that law. Wanted Britishers to recall that law. This is an unjust law. Okay. तो सर जो गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट तो यहाँ पे सत्याग्रह की बात हो रही है। Pardon? यहाँ लास्ट लाइन लिखिए seeing violence spread महात्मा गांधी called off the movement. Yes, the movement which was against this Rowlatt Act. रॉलेट सत्याग्रह। हाँ. You can say this in other words. Sir. Okay. Up now, but yes. सर मतलब इसका मतलब ये है कि सर जो मूवमेंट था वो बंद कर दिया महात्मा गांधी ने। Yes. Any other doubt? सर रोलेट का मोटिव यही था कि सर जब मूवमेंट चल रहे थे गांधी उसे बंद कर दें। हाँ. तो फिर देखा कि उन्होंने कि वायलेंस हिंसा बढ़ गई है तो उन्होंने कहा कि अब इसे बंद कर दो. कोई जरूरत नहीं है कंटिन्यू रखने की मूवमेंट को. है ना. जब भी वो हिंसा देखते हैं तो वो मूवमेंट बंद कर देते हैं. अभी आगे भी पढ़ोगे ऐसा उन्होंने किया है. लोग इससे नाराज भी होते हैं. क्या है ये? कभी कहते हो मूवमेंट शुरू कर देते हैं, कभी आप बंद कर देते हो. डिसाइड कर लो करना क्या है ना.
तो उनका ये था कि कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, हिंसा ना हो, नॉन वायलेंस ही रहे। समझ में आ रही बात? सर अब यहाँ पे एक इशू है खिलाफत इशू। कौन सा इशू है? खिलाफत इशू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस पे भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप लोग। तो खिलाफत इशू अब होता क्या है कि इनका जो ये जो मूवमेंट था वो टाउन्स एंड सिटीज तक ही था, ये वाइड स्प्रेड नहीं हुआ। अब देखो मास एजिटेशन कराना है तो मास गैदर करना होगा, तो मास को गैदर करने के लिए अब देख रहे हो इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है, हियर हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट ऑल आर लिविंग टुगेदर। सो व्हाट इज द वे थ्रू व्हिच वी कैन ऑर्गेनाइज और मोबिलाइज पीपल? So at that time, as I told you, there was this is a period after World War I, allied power won over central power. तो वहाँ के खलीफा, ओके, स्पिरिचुअल हायर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, तो एम्परर को क्या किया गया, ऐसा र्यूमर फैला कि उनको उनके पावर्स छीन लिए जा रहे हैं, उनके पावर्स क्या किए जा रहे हैं, छीन लिए जा रहे हैं। तो अराउंड द ग्लोब जितने भी मुस्लिम थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। So what happened इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, मींस इस खिलाफत के अगेंस्ट, इस अनजस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट इंडिया में भी लोगों ने क्या किया, इशू रेज किया कि जो उनके खलीफा हैं उनको उनके पावर रिटर्न कर दिया जाए, उनके साथ ज्यादती न की जाए। सो द प्रोमिनेंट रोल हियर प्लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ओके, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली फॉर्म खिलाफत कमेटी in March 1919. Is it okay? At Calcutta or Bombay? Bombay. Bombay. At Bombay, March 1919, formed Khilafat Committee. Very important for your NTSC and CBSE. Muhammad Ali and Shaukat Ali. अब गांधी जी का दिमाग चलता है कि that this is the very good time to include Hindus and Muslims. Okay. We are going to launch this non-cooperation movement. We are going to launch a wide range, a full-fledged movement against this Britishers. So it is a very good idea to include Khilafat issue also with this movement. So this will result ultimately in unification of Hindus and Muslims. Hindu and Muslim community के लोग unified हो जाएंगे. When there will be a unification between Hindus and Muslim, among Hindus and Muslim, so what will happen? It will put more pressure on Britishers. Now you can see that Hindu Muslims are united and they are against you. So Khilafat issue decided to include Khilafat issue with his non-cooperation movement. So Sir, Khilafat issue. Sir, Khilafat movement से Hindus कैसे unite हो जाएंगे? वो तो Muslims को। So if you are going to launch non-cooperation movement, okay, we will not cooperate. Non-cooperation here stands for we will not cooperate. अभी नाम रखेंगे बोलो non-cooperation movement, that we will not cooperate with Britishers. So if you will include Khilafat issue, then Muslim will also will come under the umbrella of this organization, this movement. तो इसमें क्या होगा, खिलाफत इशू भी क्या, अब इंडियंस कहेंगे that we all are Indians, okay, that we all are Indians, so you are doing unjust with Muslims also, with Hindus also, and you should not do this. Means it was a way to put more pressure on Britishers. Okay? Okay sir. Sir मतलब इंडिया में पहले उनको फ्रीडम नहीं चाहिए थी, पर खिलाफत को सोच के उनको भी फ्रीडम चाहिए थी और वो कॉपरेट। यहाँ पे अभी जो है कि मेन मकसद है कि इनके ऊपर प्रेशर बनाना और इनसे अपनी बात मनवाना, इससे ब्रिटिशर्स से। ओके, तो अब यहाँ पे हुआ ये कि ये डिसाइडेड, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का कांग्रेस हेड होता है, कहाँ पे होता है, दिस टाइम इन 1920 सितंबर, कैलकाटा सेशन। Very important. These sessions of Indian National Congress are very important. So here they decided that they will launch non-cooperation movement in which two issues will be specific. One is Khilafat and second one is Swaraj. समझ में आया? One will be Khilafat and second one will be Swaraj. Yes sir. सर मतलब ये लेड करेगी मूवमेंट या नहीं करेगी? सेशन में क्या कहा गया? Means they had decided that they will launch a movement in which they will have two objectives, Khilafat as well as Swaraj. अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में यहाँ पे ये बात हुई है तो they had, means all the Congress leaders or all the Congress members were ready to add Khilafat.
ऐसा अभी नहीं है। अभी कुछ लोग तो इसको कहेंगे व्हाई वी विल गो फॉर अ मूवमेंट, लेट्स गो फॉर अ इलेक्शन, काउंसिल इलेक्शन। वी शुड इधर पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शन। हाँ, काउंसिल इलेक्शन में लड़ते हैं, वहां कानून बनेगा तो वहां पे बैठेंगे और हम लोग कानून पास नहीं होने देंगे तो हम लोग अपनी बात को रखवा सकते हैं। तो अभी आप देखोगे तो आगे तो ये खिलाफत का इशू है दैट वाज इंक्लूडेड विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसमें ये देखा गया व्हेन गांधी जी वाज आस्क्ड दैट व्हाट मींस as per his book, not us, as per his book Hindu Swaraj, okay, he had written in the year 1909, okay, in the year 1909 he had written a book Hindu Swaraj. तो हिंद स्वराज बुक में इन्होंने बताया कि the very cause why Britishers are ruling over here is due to cooperation. Who are doing this cooperation? These Indians are doing cooperation. They are cooperating with Britishers. If they had not done this, means then they had not ruled for this much of years, this many of years, है ना? तो ये तो due to cooperation. तो what we have to do now? We have to not cooperate with Britishers. Britishers से cooperate नहीं करना है. Yes, सर मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट और सत्याग्रह मूवमेंट मतलब स्वराज मूवमेंट को मिला के बनाया गया था सर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत इशू और स्वराज इशू है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके सर। ओके, अभी बाद में फिर ब्रेक। हाँ अभी बात, हाँ अभी एक ऑर्डर में समझते चलो, अभी समझेंगे हम लोग आगे। अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सभी को क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। तो अब कहा इन्होंने कि नॉन कोऑपरेशन को एक स्टेजेस में हम रखेंगे, दैट वी विल नॉट कोऑपरेट। तो अब व्हेन दे डिसाइडेड, तो उसमें था कि पहले कि हम लोग टाइटल को सरेंडर करेंगे, एज आई टोल्ड यू, टाइटल को सरेंडर करेंगे, फिर उसके बाद जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को सरेंडर करेंगे, वी विल बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, ओके, लिकर शॉप को पिकेटेड करेंगे। सो इन एन ऑर्डर वी विल लॉन्च, इन डिफरेंट स्टेजेस वी विल लॉन्च दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर मैंने आपको बताया कि ऑल वे आर नॉट रेडी फॉर दिस मूवमेंट, सम सेड दैट नो, ईदर वी शुड गो फॉर काउंसिल इलेक्शंस, काउंसिल इलेक्शंस आर हेड, okay, we should go for that. So there was a tussle in Congress that what to do and what to not. So finally in Nagpur session, very important, it has been asked in not previous, before the previous one, okay, means in 2018 it was asked in NTSC or Delhi, okay, that finally in Nagpur session of Indian National Congress it was decided that non-cooperation movement will be launched. Okay, I think it happened in the year, it happened in the month of December 1920. The first one was in September and this one is in December 1920. तो दो कांग्रेस होते हैं, तो 1920 में होता है। So they decided that they are going to launch a full wide, okay, on a full scale, the non-cooperation movement. Is this clear to everyone, each and everyone? Yes sir। Yes sir। Yes sir। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? No? Okay, so who will read now? Cooperation movement। हाँ सर मैं, चलो प्रतीक रीड कर लो। in his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was Wait. You have to start from while the Rowlatt Satyagraha. okay. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims close together. One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. Underline करो ये सब. You will prepare short notes on Khilafat issue. है ना? What was the Khilafat issue? So here from here onwards you will write the answer. Okay. And there were rumors that
that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire. Emperor. The spirit, the spiritual head of the Islamic world, the Khilafah, to defend the Khilafah temper. Temporal powers. Okay, wait. Soumya, Yes, sir. continue. A Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a mass action on the issue. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a uniform national movement. At the Underline karo. Calcutta At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. Why non-cooperation? In his famous book Hind Swaraj 1909, Underline karo. Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. How did non-cooperation become a movement? Gandhiji proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the British government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts, and legislative councils, schools. Wait. How Mahatma Gandhi decided to launch non-cooperation movement? Okay, so this will be the answer of that question. Okay, so underline all this. Continue. Army, police, courts, legislative councils, school, and foreign goods. Then, in the case the government used repression, a full civil disobedience movement campaign would be launched. Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. How did the movement? Wait, we will do. यहाँ तक तो पढ़ा दिया है ना? सभी बच्चों को समझ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट है पूछ लो. No, Any sir. doubt? No, sir. तो आप लोगों को बता दूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एकदम अच्छे से आना चाहिए ये चैप्टर. मैथ में आएगा, ठीक है, क्लियर है. इसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे मैथ में. 2 नंबर फ्लैट आपको मिल जाएगा. ओके, फिर उसके बाद आपका जो है कि आपका जो है थ्योरेटिकल पार्ट, सीबीएसई के बोर्ड के थ्योरेटिकल पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन होगा. एज वेल एज आप फिर एमपीएससी में देखोगे कि इसका सेक्शन थोड़ा ज्यादा दिखता है, यहाँ से ज्यादा आता है क्वेश्चन. तो ये एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है. इन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क टू ईच एंड एवरीवन. ठीक है, मैं पर्टिकुलरली हाँ तो वो मैंने आपको एक डाउट भेजा था, ईमेल किया था सर, आपने कहा था तो आपको लास्ट नेक्स्ट क्लास पर बता. ओके यस, वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल कम टू यू. तो आप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे. इज इट ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. जो मैंने नोट्स कहा है बनाने के लिए बनाइए और मेल पे भेज दीजिए. ओके Okay, sir. Okay, sir. So yes, what was your question? Yes, I forgot that question which you asked. सर वो यूटोपियन विजन वाला था कि सर यूटोपियन विजन क्या होता है? हाँ, यूटोपियन विजन means a vision of a society which is unlikely to exist. Okay. सर लेकिन सर मैंने आपको बताया तो क्वेश्चन में कि सर एक थर्ड ऑप्शन भी था कि सर ये वाली लाइन भी थी और ये भी लिखा था कि लिबर्टी एंड फ्रीडम भी होगा. तो सर हमारी मैम ने कहा कि वही होगा. थर्ड सेकंड नहीं होगा, थर्ड होगा. यस सर, हमारी मैम यही कह रही हैं सर. कौन सा स्कूल है? सर विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी. ओके, तो आपने बुक में दिखाया है, बताया कि कहाँ पे सर लिखा है? मैंने एकदम सर मार्क करके भेजा पूरे पीडीएफ में कि बस एक ही लाइन है यूटोपियन विजन के बारे में एनसीईआरटी में और हमें वही फॉलो करनी चाहिए. सर लेकिन नहीं कर रहे. एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नो सर. Okay, I let me see your doubt first.
तो आपका डाउट है यस कि मैच द टर्म विद द स्टेटमेंट। सभी बच्चे सुने एक बार एंड लेट मी नो द आंसर। मेरे क्वेश्चन को, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन को मैच द टर्म और विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अ यूटोपियन सोसाइटी इज, फर्स्ट पॉइंट, a society under a benevolent monarchy. Second, a society that is unlikely to ever exist. Third, a society under the control of chosen few wise men. Fourth, a society under parliamentary democracy. सर सेकंड होगा। सर सेकंड second ऑप्शन option. सर सेकंड होना चाहिए। सर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर बी होना चाहिए सर। सर सेकंड ही हमने तो वही पढ़ा है। सर डेफिनेशन बी होनी। अब देखो सेकंड में भी इन्होंने, अभी सेकंड में भी लूप होल है। व्हाट इज द लूप होल ओवर हियर? कि a society that is unlikely to ever exist. ओके, ये नहीं लिखा है। जो विजन उन्होंने देखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट वाज अ यूटोपियन विजन ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ रही है बात? आज के डेट में ऐसा, अब इसमें लिखा है वर्ड एवर। एवर वर्ड लगाना सही होगा यूटोपियन विजन में? नो सर, नहीं होना चाहिए सर लेकिन एवर वर्ड नहीं होना चाहिए था, बट लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सेकंड होगा। थर्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में ये लिखा है कि चूजन बाय फ्यू वाइस मेन। अब मोनार्क भी तो कुछ वाइस मेन को चूज कर सकता है। अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ चूजन फ्यू वाइस मेन। तो एक मोनार्क भी तो कुछ वाइस मेन को जो है क्या कर सकता है, चूज कर सकता है कि चलो मैंने चूज किया। इलेक्ट नहीं लिखा है, इट इज चूजन। ओके, तो चूज तो कोई भी कर सकता है, अ मोनार्क, अ डिक्टेटर। इज दिस क्लियर यश? यस सर। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर, मैंने तो अपनी मैम को यही क्लेम किया था कि सेकंड ही होना चाहिए सर, वो मान ही नहीं रही है, क्या बताऊं सर। चलो तो उनसे लॉजिक आप पूछो, ऐसा थोड़ी है कि आपके पास वो आपको बताया नहीं कि आप सर मैंने पूछा लॉजिक, तो सर मैम ने हमारे ना जो उसका नेक्स्ट पेज है जहाँ पर सर वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स के बारे में लिखा है, वो लाइंस मार्क करके दे दी हैं, और लिबर्टी वहां लिखा हुआ है, तो कहेंगे कि लिबर्टी भी आ जाएगा इससे। ओके, but as per your statement given in your book, okay, that there are society which is unlikely to exist. Okay, यूटोपियन विजन में एकदम क्लियरली यही मेंशन है। ओके, हम ऐसा चूजन बाय फ्यू वाइस मैन जब कह रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें मोनार्क भी हो सकता है, डिक्टेटर भी हो सकता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके मैम अगर कह रही हैं तो कह ही रही हैं, क्या करें। आप गूगल किया आपने क्वेश्चन को? सर मैंने गूगल किया था सर, हमारी मैम ना अधिकतर मतलब सर ये जो ऑनलाइन क्लासेस वाली साइट्स हैं वहीं से क्वेश्चन उठा के देती हैं टेस्ट में, तो सर मैंने देखा था, तो मेरिट नेशन वाली से उठाया हुआ था, वहां पे भी यही ऑप्शन आ रहा था। द थर्ड वन? यस सर। कोई बात नहीं सर, मेडिटेशन बहुत गलत जगह है बस, वो कोई बात नहीं, कोचिंग है वहाँ पे गलत होती है सर। ये ऑनलाइन कोचिंग है, मैंने इन्वेस्ट किया था इसमें 2-2 साल के लिए, और दोनों साल पैसे बर्बाद गए थे। ये इससे मेरे साथ भी यही हुआ। सर मेरे साथ भी यही हुआ है। कोई बात नहीं, पैसे कैलकुलेट में लगाने चाहिए। कोई बात नहीं यश। द सेकंड ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज पर द गिवन ऑप्शंस, बिकॉज द थर्ड ऑप्शन ओके टू एन एक्सटेंट वी कैन से, बट दिस इज नॉट क्लियर ना कि वे चूज कौन कर रहा है। ओके, चूजन इलेक्टेड शुड मींस, अगर इलेक्टेड होता तो एक थोड़ा समझ में भी आता कि आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। चूजन वर्ड यूज है, पीपल चूजन, पीपल इलेक्टेड पर्सन वाइस मैन होता तो और भी ज्यादा क्लियर होता। तो कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो सभी को ठीक है, गुड नाइट। और आप लोग अपने नोट्स बनाइए फटाफट। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. Eat, sleep, repeat, sir. बाय दोस्तों। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट टू ऑल यार। Good night to all, yaar.